नमस्कार सीमा जी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आपका स्वागत मैं करता हूं। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आज हमारे बीच में सीमा वर्मा जी मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ बिलासपुर की ये रहवासी हैं। और आज हमारे साथ ये जुड़ी हुई हैं और खास एक मकसद, कुछ इनसे सवाल जवाब हमें पूछने हैं और इनके बारे में जानना है। और किस तरीके से जब हम कुछ करना चाहते हैं तो कैसे हम चीजों को अचीव कर सकते हैं, इसकी एक मिसाल सीमा जी आज हमारे बीच में मौजूद है। तो सीमा जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जो है, आप कहाँ रह रहे हैं अभी, आपकी स्टडीज क्या है और कैसे मतलब आपने मुहिम की शुरुआत की 1 रुपए की जो है। जी, मैं बिलासपुर में हूँ अभी और मेरा ग्रेजुएशन बीएससी से रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर इन सोशल वर्क में रहा है और एलएलबी मैंने फिलहाल अभी जस्ट फ्यू मंथ बिफोर मैंने कंप्लीट किया है और फिलहाल मैं आगे की स्टडी के लिए प्रिपेयर हो रही तो आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है अभी? हूँ। हाँ। तो सीमा जी, मेरा ये आपसे पूछना है कि मतलब ये आइडिया आपके पास कैसे आया कि सोशल वर्क में जाया जाए और बच्चों के लिए कुछ कार्य किया जाए? ऐसा क्या आपने देखा या किससे आप मोटिवेट हुए जो है इस कार्य को करने के लिए? जी, इसके पीछे की एक कहानी रही है। 2015 की बात है। मुझे मेरी दिव्यांग दोस्त को ट्राइसाइकिल दिलाना था बैटरी से चलने वाली, ताकि वो आसानी से कॉलेज आ जा सके। इसके लिए मैं अपने कॉलेज प्रशासन से बात किया तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आना। मतलब कहीं न कहीं उन्होंने थोड़ा-सा टाल-मटोल किया। फिर मैं पैदल-पैदल मार्केट गई और तो एक मार्केट से दूसरे मार्केट गई। अलग-अलग शॉप्स पे भी गई, लोगों से मिली। किसी ने कहा कि यहाँ नहीं मिलेगा, मेडिकेटेड है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी गई, वहाँ नहीं मिला। उन लोगों ने हमें बताया कि आपको हमारे यहाँ पे एक जगह है जूना बिलासपुर, आप उधर जाइए, वहाँ पे भी मिल सकते हैं, ये साइकिल है। फिर मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि मैडम 35,000 लगेगा, दिल्ली से मँगवाना पड़ेगा और 1 महीने भी लग सकते हैं। तो मैं कहाँ वेट करने वाली थी। फिर मैं वापस आ रही थी एक रास्ते से तो मुझे मैंने पंचर बनाने वाले से पूछा, इन सब के अलावा कोई शॉप है क्या आपने? पूछा कि आपको क्या चाहिए? मैंने उनको सारी बातें बताई, प्रैक्टिस करना है, ट्राइसाइकिल चाहिए, मुझे मेरी फ्रेंड को दिलाना है। तो उन्होंने कहा कि आप कितना पढ़ी हैं? मैंने कहा कि मैं तो अभी फाइनल ईयर में हूँ ग्रेजुएशन में। तो उन्होंने कहा आपको पता है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। तो उस समय मुझे ये नहीं फ़ील हुआ कि वो मेरी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। मैं उस टाइम पे ये है चलो हाँ, फ्री में मिल जाएगा। फिर मैंने फटाक से उनसे पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जिला पुनर्वासन केंद्र जाना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और हो सकता है कि 7-8 महीने या 1 साल लग जाए। तो मैंने कहा ये तो बहुत टाइम होता है। तो उन्होंने बोला हाँ, गवर्नमेंट का टाइम तो लगता है। फिर उन्होंने बोला कि एक और रास्ता है। तो मैंने कहा क्या? तो हम युवाओं को शॉर्टकट थोड़ा-सा लगता है ना। हाँ। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप कमिश्नर सर या कलेक्टर सर या फिर एसपी सर के पास जाएँ। वो आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि हमारे कमिश्नर सर के पास जाइए, वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो कैन यू बिलीव मैं उसी दिन वापस अपने कॉलेज आई और कमिश्नर सर के पास गई। उस समय तत्कालीन कमिश्नर सोनमणि बोरा सर थे और हमने फिर डॉक्यूमेंट सबमिट किया और सेकंड डे ही ट्राइसाइकिल मेरी फ्रेंड को प्रोवाइड हो गया। उस दिन मैंने 3 बातें सीखी कि अगर मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो शायद ये मुमकिन नहीं होता। मैं लोगों से मिलती नहीं तो मुझे पता कैसे चलता। बराबर। और दूसरी बात मैंने सीखा कि हम कितना पढ़े लिखे हैं, फिर भी हमारे और गवर्नमेंट के बीच में कितना कम्युनिकेशन गैप है। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि अगर हम अपने एक्सपीरियंस अपने आस-पास के लोगों तक सिर्फ़ एक्सपीरियंस ही शेयर करें, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ, जूनियर्स को प्रॉब्लम आएगी। कि हमारे जो बैड एक्सपीरियंस है, जो हमने झेले या हमारे जो भी एक्सपीरियंस है, अगर हम जूनियर से शेयर करें, तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। फिर मैंने ये ₹1 वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया और इसकी प्रेरणा जो है कहीं न कहीं मेरी फ्रेंड से भी मुझे मिली और ₹1 का जो कॉन्सेप्ट है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, एक-एक पैसे से मिलकर बना हुआ है, वहाँ से लिया है। तो सीमा जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू विश्वविद्यालय से आपको एक प्रेरणा मिली और आपकी दोस्त, उनसे भी आपको प्रेरणा मिली। तो जब आपने ये मुहिम शुरू की, तो किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा? क्योंकि समाज सेवा बहुत आसान कार्य नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन काम है। जिस
वक्त में दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है आज के दौर में, उस दौर में आप एज अ गर्ल आप जो है समाज में जा रही हैं और उस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, तो किस तरीके की परेशानियां आपको झेलनी पड़ी जो है? जी, बिल्कुल परेशानियाँ तो झेलनी ही पड़ती हैं जब भी आप कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको समझते हैं और ज़्यादा जो एक तबका होता है जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे भी हाई प्रोफाइल भिखारी बोला गया और बोला तुम्हारे कृपा से क्या होगा, ये काम-धाम कितने दिन तक चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मुझे भी बुरा लगता था पर मैंने उस समय यही सोचा कि अगर ये मेरी सोच है, मैंने सोचा है और इसको आगे कैसे बढ़ाना है, इसका आइडिया जब हमने किया हुआ है, तो ये हमें ही पता है, लोगों को थोड़ी पता है। तो जिस दिन हम एग्ज़ाम्पल सेट कर लेंगे, उस दिन लोग ज़रूर समझेंगे। और इसके लिए मैं थैंक्स ये कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे एप्रिशिएट करती रही हैं। तो पेरेंट्स का सपोर्ट जो होता है ना, वो एक बूस्टर डोज़ की तरह होता है। यस। तो सीमा जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, पेरेंट्स ने आपके सपोर्ट किया। हाँ जी। हाँ, पूरा सपोर्ट किया। तो जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले मतलब आपने क्या किया जो है इस मुहिम को लेकर? तो जैसे आपने ₹1 से शुरू किया, तो उसके बाद आप बच्चों के बीच में कैसे गए जो है? क्लासेस आपने कैसे अ, चालू की वहाँ से जो है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया क्योंकि हाँ, अ, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कहीं न कहीं अज्ञानता की वजह से होती हैं। बराबर। जानकारी ना होने की वजह से होती है, चाहे वो क्राइम ले लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए मैंने लोगों से 1-1 रुपए जो कलेक्ट किया उन पैसों का मैं क्या करती? तो फिर मैंने सोचा कि जो राइट टू एजुकेशन के बाद 25% जो गवर्नमेंट ने सीट आरक्षित किया है बच्चों के लिए, उसके बाद कहीं न कहीं हालातों की वजह से किसी परिस्थितियों की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, तो मैं उन बच्चों की फीस जमा कर रही हूँ। क्या करूँगी उन पैसों का? और एजुकेशन ही है एक ऐसा बोलते हैं ना कि एजुकेशन ही एक ऐसा रामबाण इलाज है हर प्रॉब्लम का जो है ना वो सॉल्यूशन है। चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लें, अगर हम किसी को समझा पाते हैं, अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं, मुझे लगता है कि हर किसी का भविष्य सुधर तो जैसा कि आप बता रहे, तो 2016 से आपने इसको स्टार्ट किया था, 2016 से। जी, यस। जी। तो 2016 से जब आपने स्टार्ट किया तो तब से लेके आज 2022 जो है चल रहा है मार्च। तो अभी तक कितने स्टूडेंट्स को आप इस मुहिम के ज़रिए लाभ पहुँचा चुके हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक 15,000 के आस-पास मुझे लगता है कि बच्चों को मैंने स्टेशनरी प्रोवाइड करा दी है लगभग और 34 बच्चों को हमने गोद लिया हुआ है और ट्यूशन के अभी फ़िलहाल मेरे 100 से ऊपर बच्चे हो गए हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 20 बच्चों से इसकी शुरुआत हुई थी और 100 से ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, उनको हम फ्री ट्यूशन देते हैं रोज़। और 2 2 पार्ट में बँटे हुए हैं। जैसे कि कुछ बच्चों को 3 दिन अलग जगह पे और 3 दिन अलग जगह के बच्चों को हम तो जो ये क्लास आपका और चलता मेरा है, जो मेन ऑब्जेक्ट जी? हाँ, जो ये क्लास आप चलाते हैं तो मतलब इसके लिए प्लेस कहाँ से आपको मिला जो है? या उसका कोई रेंट देना पड़ता है आपको या वो भी किसी की मदद से नहीं, है? नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी तो एक क्लास जो हमारी बरगद के पेड़ के पास लगती थी और लगती है क्योंकि वो काफ़ी खुला एरिया है, स्पेस अच्छा और एक क्लास मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे सतनाम पंथ होता है, तो उन लोगों ने अपना मंदिर ओपन कर दिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग भी समझते हैं इस बात को और मंदिर जैसी पवित्र जगह को शिक्षा के लिए दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा जो मेन उद्देश्य यही रहता है कि बच्चों को बुरी आदतों से बचाएँ, क्योंकि हमारे जो बच्चे जो शुरू में थे वो भिक्षावृत्ति करते थे, नशा करते थे और गलत एक्टिविटीज़ में थे। तो उन सारी बच्चों को हमने शिक्षा से जोड़ा है। सीमा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लगभग 4, 5, 6 साल हो गए आपको कार्य करते हुए, पर अभी तक आपने किसी भी प्रकार के एनजीओ या ट्रस्ट का इसका रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है। तो इसके पीछे क्या जी। वजह है कि आपने, क्योंकि अगर आप शायद ट्रस्ट या एनजीओ रजिस्टर कर लेते तो शायद आपको और ज़्यादा सपोर्ट आता बाहरी लोगों से और इंडिया में काफ़ी अ, ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया जो है, इसका क्या कारण है? मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो सपोर्ट की बात की, मुझे इंडिया से नहीं आउट ऑफ इंडिया से भी लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा कहते हैं कि हम आपको कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप जहाँ हैं, जिस जगह पे, वहीं पे लोगों की मदद कीजिए
और एनजीओ ना बनाने का हमारा जो रीजन रहा है वो युवाओं को हमको मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि आपको देश सेवा और समाज सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके तन पे वर्दी हो या आप किसी जिम्मेदार पोस्ट पे हो या आप किसी एनजीओ से एफिलेटेड हो। एज अ भारतीय ये आपका पहला कर्तव्य है, ये आपका मूल कर्तव्य है जिसे आपको करना है। तो जरूरी नहीं कि आप वर्दी में हो या फिर आप बॉर्डर पे हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये भावना उनके अंदर जगानी थी और उनको बताना था कि देखिए, आप अगर चाह लें, आपके अंदर इतनी शक्ति है, आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि अगर आप चाह लें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और यही एग्जाम्पल सेट करना था। सीमा जी, आपसे कई सारे लोगों ने आपका इंटरव्यू लिया होगा, तो जैसे लोग आपसे पूछते हैं तो किस प्रकार की मतलब उस समय आपकी फीलिंग होती है कि उनको बताते हैं आप, तो कैसा आपको लगता है जब तरह तरह के न्यूज़पेपर्स में आपके आर्टिकल आते हैं? मैंने ट्विटर पे आपको फॉलो किया तो मैंने काफी सारे पेपर से देखा है कि आपको सम्मानित भी किया गया, तो जब ऐसे सम्मान आपको मिलते हैं तो उस समय कैसा लगता है जो है? जी देखिए, सम्मान और ये तो एक जीवन का एक पार्ट है। सबसे ज़्यादा खुशी तो तब होती है जब मैं बच्चों के बीच में होती हूँ और बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। और आप लोग जब हमसे पूछते हैं और बहुत सारी पेपर्स में जब आर्टिकल्स मेरे छपते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगी। सच बताऊँ तो मेरा सिर्फ़ इतना इंटेंशन होता है कि मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएँ। और जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है और हमारे जैसे न जाने कितने युवाओं के लिए कम्युनिकेशन वे है। तो बहुत अच्छा लगता है। सीमा जी, मेरी बातें ज़्यादा लोग लोगों तक लोग पहुँच ऐसा पाती कहते हैं कि पहले खुद सक्षम हो जाना चाहिए, उसके बाद समाज सेवा में उतरना चाहिए। तो आप जैसा आप बता रहे हैं कि 2016 से आपने समाज सेवा शुरू की है, लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उस समय आप अपने आप में कितना सक्षम थे जो है? है। मैं बिल्कुल भी तभी सक्षम नहीं थी और आज भी सक्षम नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ एक स्टूडेंट हूँ और मुझे यही यही बातें लोगों को बताना था कि आपके अंदर नियत होनी चाहिए लोगों की मदद करने की और खुद की मदद करने की। आपके पास संसाधन हो या ना हो, आप घबराएँ नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। अगर मैं उस समय सोच लेती कि मैं कहाँ से पैसे आएँगे, मैं कहाँ से करूँगी, मैं अपनी फ्रेंड को ट्राइसाइकिल कैसे दिलाऊँगी? मैंने उस समय ये नहीं सोचा कि कहाँ से होगा, मैंने उस समय पहला स्टेप लिया कि मुझे करना है। और कैन यू बिलीव पूरी कायनात साथ में थी और है। तो मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगी कि आप पहले कदम तो बढ़ाइए। आप सोचेंगे, प्लानिंग्स करेंगे और डब्बे में बंद कर देंगे। और आप एग्ज़ाम्पल्स ये देंगे कि हमारे परिवार की हालत खराब थी, अ, हमारे पास पैसे नहीं थे, मैं किसी न किसी सिचुएशन में फँसा हुआ था, तो बहाने छोड़ दीजिए। यकीन मानिए अगर आप चाह लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। बस यही लोगों को बताना था। सीमा जी, जैसा कि आपने बताया, तो अभी आपके साथ कितने युवा उस क्षेत्र के जुड़े हुए हैं जो इस कार्य में आपकी मदद कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आप चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके यहाँ से कितने युवा हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं यही कहती हूँ, आप जहाँ जिस जगह है वहीं पे रह के मदद कीजिए। आपको यकीन हाँ, नहीं होगा कि हाँ। हमारे इस कार्य करने से हमारे आस-पास के बहुत सारे युवा प्रेरित हुए और लोगों ने खुद अपने-अपने एरिया में ट्यूशन क्लासेस ओपन कर लिए, समाज सेवा में लोग आ रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है? तो बस मेरी टीम मेरे साथ खड़ी रहे ऐसा नहीं है। वो हर व्यक्ति मेरे टीम में है जो मेरे काम से इंस्पायर्ड होता है और अपने आस-पास भी दिखता है। और कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति भी हमारी बातों से प्रभावित बातों से होता है प्रभावित तो ये होता है। मान ज़रूर, ज़रूर। तो सीमा जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि सोशल वर्क में मैं भी काफ़ी समय से लगा हुआ हूँ। तो लोग बार-बार एक प्रश्न मुझसे पूछते हैं कि अभी आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अभी आप जो जी, चाहें वो कर सकते हैं। शादी होने के बाद बाउंडेशंस आ जाएँगी तो आप समाज के लिए कार्य नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल आप भी शादीशुदा अभी नहीं है जो है, आपकी शादी नहीं हुई है। तो जी। आपका इसके ऊपर क्या राय है कि मतलब शादी होने के बाद क्या सब कुछ एक बैग बंद हो जाएगा या सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी जो है, कुछ इस तरीके का? नहीं, 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 नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था, मैं आपको हाँ, बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने कहा मैडम हमारे पास टाइम नहीं है, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, हम वर्किंग्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं कहती कि आप जाइए, जंगल में जाइए, लोगों की मदद कीजिए, आप स्लम एरिया में जाइए, लोगों की मदद कीजिए, बिल्कुल भी नहीं।
आप अपने घर पे, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो जरूरी तो नहीं कि आपकी पूरी फैमिली मेंबर डॉक्टर होगी, नहीं होगी, है ना? लेकिन बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, अगर वो आपको नॉलेज है तो आप अपने घर वालों से शेयर करें। जो बेसिक जो होता है फर्स्ट एड होता है, कैसे डॉक्टर्स काम करते हैं, अगर आप अपने परिवार वालों को भी थोड़ा बहुत सिखा दे तो इमरजेंसी में वो बहुत कुछ कर पाएंगे। आप अपनी काम वाली बाई को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताएं, मेडिसिन की स्कीम्स के बारे में बताएं, बातों में, तो मुझे लगता है कि आपका समय भी नहीं जाएगा और बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप शादीशुदा हैं या आप किसी प्रोफेशन में हो तो आप समाज सेवा नहीं कर सकते। आप जिस जगह पे हैं, जहाँ पे हैं, उसी फील्ड से रिलेटेड कार्य करके लोगों को अवेयर करके कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप भीड़ इकट्ठा करके करें। आप एक व्यक्ति को बता दें, वो 4 लोग को ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे जय हो मूवी है ना उस कॉन्सेप्ट पे भी काम हो सकता है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ सामान देके, पैसे देके ही मदद होती है। कभी कभी अपने अनुभव साझा करके और कुछ जानकारियां देकर के भी बहुत बड़ा कार्य होता है। मतलब आपका नजरिया किसी भी तरीके से हम समाज सेवा कर सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि शादी होने के बाद सब कुछ बंद हो जाता है, तो वो आलसी लोग, सीरियसली बता रहे बराबर। शायद आज के यूथ में एक बहुत कॉमन सी चीज दिखती है, उनके पास समय का बहुत ज्यादा अभाव होता है। और मैं देखता हूँ कि यूथ जो है यूट्यूब, फेसबुक और अलग अलग जो पोर्टल है जैसे टिकटॉक हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, इसमें रील्स बनाने में ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो मतलब समय के बारे में आपका क्या कहना है कि कोई व्यक्ति जब ये कहता है कि समय हमारे पास नहीं है, तो इस चीज के लिए आपकी क्या राय जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर है, तो आप कहते हैं ना कि आधा सेकंड भी बहुत कीमती होता है, लेकिन आप उतने एक्टिव होने चाहिए। बराबर। आप अपने समय की कीमत आप समझें, तब हो सकता है। बस ये कि टाइम मैनेजमेंट आपको बेहतर आनी चाहिए। जिस दिन आप एक्सक्यूज देना छोड़ देंगे और जिस दिन आप लोगों के बारे में बातें करना छोड़ के आप अपने बारे में सोचेंगे कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने अंदर क्या सुधार ला सकता हूँ, उस दिन सब कुछ बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी, टाइम मैनेजमेंट अंतिम प्रश्न आपसे मेरा यही है कि भविष्य में आपके कुछ ऐसे गोल्स हैं जो देश लेवल पर, इंडिया लेवल पर उन बच्चों को ले जाने के लिए आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं या उनको मोटिवेट आप करते हैं कि वो उस स्तर पर पहुंचे जहां पर भारत का नाम रोशन हो और देश में वो एक अपना जो है मुकाम हासिल करें? तो आपका फ्यूचर गोल क्या है इस चीज को लेकर? जी। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी, चाहे आप छोटा बच्चा हो या बड़ा इंसान हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बराबर। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले जो हमारे बच्चे थे वो क्लास नहीं आते थे, वो क्लास आना चालू है। जो बच्चे बोल नहीं पाते थे, शर्माते थे, डरते थे, वो कहते हैं दीदी मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगी, यहाँ तक पहुंची मैं। अब तो बच्चे खुद क्लास लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा चेंजेस आएगा। आपने भी सुना है ना कछुए और खरगोश की कहानी, हाँ हाँ। गीता हमेशा कछुए ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बस धीरे धीरे बहुत कुछ बेहतर होगा। मैं एक बार कुछ नहीं चेंजेस ला सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे बहुत। तो अंतिम में आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप कभी हताश मत हो, निराश मत हो। कितनी भी बुरी कंडीशन हो, आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुस्कुराएं। और सबसे पहली बात, आप खुद की इज्जत करना सीखें। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो जमाना आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। और अगर आपने कुछ खाना है तो यकीन मानिए, आपको उसके लिए जी जान लगा देनी है। किसी की नहीं सुनिए, कुछ देर के लिए बहरे हो, क्योंकि सीमा सबसे जी पहले आप, डिस्टर्ब करेंगे बताओ तो अपनी फैमिली के लोग ही होते हैं, जो हमेशा अपने रिलेटिव्स होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं। आपको कान बंद कर लेना, और जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। आप गुस्सा होके जवाब देंगे तो कोई फायदा नहीं। आप अपने काम से जवाब देंगे। सीमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने विचार साझा किए और आपके विचारों ने काफी हमें प्रभावित किया है।